गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। टाइम्स कोचिंग की इस प्यारी सी एप्लीकेशन पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। वसु जी लाइव आ चुके हैं, उपेंद्र पाल आ चुके हैं, मनोज कुमार बैरवा आ चुके हैं, प्रदीप आ चुके हैं, अयान सिंह, ओके अयान सिंह नमस्ते बेटा, कपिल जी आ चुके हैं, राहुल जी आ चुके हैं, प्रिंसू जी आ चुके हैं, पप्पू साक्या आ चुके हैं, सुनील जी, श्रवण कुमार, प्रदीप पटेल, ओके प्रदीप आप नीट की तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक। आलोक यादव भी आ चुके हैं, कह रहे हैं हम भी आ गए। काजल चौधरी, ओ आप तो मेरी नाम राशि है। हरिहर कुमार सो, कृष्ण कुमार गौतम, संजय वसु, कृतम चंद सेन, राहुल, सुनील, सुषमा, भारती, विजय, लक्ष्मी जी, सब बच्चे लाइव आ चुके हैं। सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आलोक राज गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने कल की क्लास नहीं देखी हो, आज क्लास करने आया हो? ऐसे भी हैं क्या कुछ महानुभव? चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम आज क्या, कल की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता हो। परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था हमने, अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत कल की क्लास तो। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। हमारे बॉडी में किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट करने वाला जो ऑर्गन्स का ग्रुप है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें 3 मेजर पार्ट पढ़ने हैं: ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्लड वेसल्स। हमारे हृदय के बारे में, हमारे खून के बारे में, और खून जिन पतली पतली नलियों में घूमता रहता है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में कुछ बातें बताई थी। मानव का रक्त, कुछ बातें कल की क्लास में कर चुके थे, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप चैप्टर की बात करो तो आज अपना स्टार्ट होने वाला है अच्छे से। ब्लड के बारे में स्टडी करना, हेमाटोलॉजी। ब्लड कैसा फ्लूइड है? एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। किसको सर्कुलेट करता है? बहुत सारी चीजों को कल बताया था। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने कहा था कि जो ह्यूमन ब्लड है वो एक कैसा ऑर्गन है? वो एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। मीजोडर्मल का मतलब है कि उसकी उत्पत्ति कौन सी लेयर से हुई है? मीजोडर्म लेयर से हुई है ना। अब हमें आज बात करेंगे हम ब्लड के बारे में कुछ और फैक्ट्स की। जब आप ब्लड के बारे में कुछ और फैक्ट्स की बात करते हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि खून कितना होता है हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी में जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लड है, कितना ब्लड होता है? तो अगर मैं बात करती हूं ऑन एन एवरेज, अगर एक अडल्ट मेल है, अगर आप एक अडल्ट मेल हैं, मतलब आप एक वयस्क लड़के हैं, नर हैं, तो आपके बॉडी में होना चाहिए 5 से 6 लीटर खून। 5 से 6 लीटर। और अगर आप एक अडल्ट फीमेल हैं, अडल्ट महिला हैं, तो आपके बॉडी में होना चाहिए 4 से 5 लीटर खून। 4 से 5 लीटर खून, इतना खून तो होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो फिर समझिएगा आप में खून की कमी है, आप में अनेमिया है, आपको अनेमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है। रागिनी जी मैं बहुत अच्छी हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? और अगर मैं बात करती हूं अपने ह्यूमन बॉडी का 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कुल शरीर के वजन का 7 से 8% क्या होना चाहिए? खून होना चाहिए। अगर आप एक अडल्ट मेल हैं तो 5 से 6 लीटर, अगर अडल्ट फीमेल हैं तो 4 से 5 लीटर, और जो टोटल बॉडी वेट है उसका 7 से 8% आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? खून होना चाहिए। कुल वजन का 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है आपके अंदर। तो इतना ब्लड तो होना ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम लड़कों में खून ज्यादा है, लड़कियों में खून कम है। बेटा ये वैल्यू लड़कियों के लिए कम नहीं है। हाँ, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में आधे से 1 लीटर ब्लड कम होता है, लेकिन ये ब्लड लड़कियों के लिए कम नहीं है, लड़कों के कंपैरिजन में कम होता है। उसका रीजन क्या होता है कि लड़कियों को हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है,
मासिक धर्म चक्र होता है उनका, जिसमें उनके बहुत सारी ब्लीडिंग, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको रिलीज करने में बहुत सारा ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है उन्हें। एक रीजन तो यह है कि लड़कियों को हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसके कारण लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर ब्लड कम होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, ब्लड की जो मेन सेल्स होती हैं, अगर मैं बात करती हूं हमारे ब्लड में मेन सेल्स कौन सी हैं, आरबीसी। आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे खून की मुख्य कोशिकाएं हैं जो मिलियंस में होती हैं, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। और जब आरबीसी की बात करते हैं तो बेटा लड़कों में आरबीसी थोड़ी ज्यादा होती है, लड़कियों में आरबीसी कम है। जब लड़कियों में ब्लड की मेन सेल्स कम है और लड़कों में ब्लड की मेन सेल्स ज्यादा हैं, तो बट ऑब्वियस लड़कों में थोड़ा सा खून ज्यादा होगा, लड़कियों में कम होगा। यही रीजन होता है कि जनरली आप देखोगे कि लड़के ही अपना खून डोनेट करते हैं। अगर आप 100 लड़कों को देखोगे, वहां पर 1 से 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपना खून डोनेट कर रही होती हैं। यही रीजन होता है कि अगर एक डॉक्टर को खून चाहिए होगा तो आपके घर में एक मेल एक फीमेल है, तो डॉक्टर किसको प्रेफर करेगा, लड़के को, कि आप अपना खून डोनेट कीजिए। आगे बात समझ में आपको। अगर हम बात करते हैं कितना है तो इतना होना चाहिए। अब बच्चों अगर मैं बात करूं हमारे ब्लड की, तो ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसको देखने के लिए हम पीएच स्केल को काम में लेते हैं। एक स्केल होता है जिस पर वैल्यू लिखा हुआ होता है 0 to 7 और 7 to 14। इस पीएच स्केल को आपने एक सॉल्यूशन में डाला, एक विलियन में डाला, तो अगर आपका रेंज आया 0 to 7, तो वो सॉल्यूशन किस नेचर का है, वो एसिडिक है, वो अम्लीय है। वो क्या है, वो एसिडिक है। अगर आपका पीएच वैल्यू आया 7 से 14, तो कितना आएगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेसिक। वो क्षारीय प्रकृति का है। तो बच्चों अगर मैं बात करती हूं, अगर आपने खून के अंदर पीएच स्केल को डिप किया, तो अप्रोक्स जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहां आएगी, और इस वैल्यू को लिखा जाता है 7.4। देखो स्टैंडर्ड वैल्यू 7.4 है, लेकिन 7.4 से लेकर 7.5 तक आ सकती है आपके पीएच के वैल्यू। तो अगर 7.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, आपका कोई खून खराब हो गया है। उपेंद्र बेटा नोटिफिकेशन ऑन कीजिए फोन का, सबके पास नोटिफिकेशन जाता है, मैं अपने हाथों से भेजती हूँ 3 से 4 बार। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। अब मैं बात करती हूं हमारे ब्लड का नेचर, एक तो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। क्यों है बेसिक नेचर का, इसका पीएच वैल्यू इतना है। दूसरा हमारे ब्लड का एल्केलाइन एक और नेचर होता है जिसे बोलाता है एल्केलाइन, क्षारीय, हिंदी में तो क्षारीय ही बोलेंगे। एल्केलाइन का मतलब होता है कोई भी ऐसा बेसिक सॉल्यूशन जिसको पानी में डालते हो तो पानी में डालते ही वो घुल जाता है। आप अपना खून लीजिए, खून निकालिए। अब इसका मतलब ये नहीं तुम लोग चोट वोट लगा के खून निकाल लो। खून को आप 1 कटोरी पानी में डालोगे तो थोड़ी देर के बाद आप ढूंढते रह जाओगे खून कहाँ है और पानी कहाँ है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो पानी के अंदर घुल जाए अच्छे से, उसे कहा जाता है एल्केलाइन। लेकिन वो किस नेचर का होना चाहिए, वो बेसिक, वो क्षारीय नेचर का होना चाहिए। उसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। तो आप लिखोगे हमारा ब्लड 7.4 से 7.5 पीएच रखने वाला होता है, और इसका नेचर एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है, और ये पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है, पानी में घुलनशील है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे एल्केलाइन नेचर बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति का खून बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, ब्लड कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ब्लड का नेचर क्या है मैंने बता दिया है, पीएच वैल्यू क्या है मैंने बता दिया है। अब बात ये आती है कि मैम हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे खून का कलर कैसा है, तो सब लोगों के खून का कलर एक ही होगा। ऐसा तो है नहीं किसी इंसान का पिंक होगा, किसी का काला होगा, किसी का नीला होगा, नहीं।
हमारे खून का कलर कैसा होता है? रेड कलर, लाल कलर। आपने कभी सोचा है कि हमारे खून का रंग लाल ही क्यों होता है? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? सफेद क्यों नहीं है आपका खून? पीला क्यों नहीं है? पिंक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ब्लड में रेड कलर देने वाला पिगमेंट होता है। पिगमेंट बेटा, जहां जहां हमारे बॉडी में कलर की बात करोगे, आप कोई भी कलर, मेरे बालों का काला कलर है, किसी किसी का सफेद होता है, तो बेटा कौन देता है कलर? कलर देते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कोई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं बात करती हूं हमारे खून का लाल कलर किसकी वजह से है, तो एक पिगमेंट है जिसका नाम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे सही भी नाम दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। इसी पिगमेंट की वजह से, स्पेलिंग मैंने गलत लग दिया है, HAE होता है। इसी पिगमेंट की वजह से आपका खून, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आपका खून कैसा है? लाल रंग का है। अब अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं कि इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जो लाल रंग देता है? हाँ जी बताइए, इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जो आपको लाल कलर दे देता है? तो जरा कान खोल के सुनिएगा। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ, हिम, हिम, HAEM, इसे बोलते हैं हिम। और ये देखो, ये बना हुआ है ग्लोबिन, ग्लोबिन। तो दो शब्द जब मिले, हिम प्लस ग्लोबिन, तो एक पिगमेंट बना और उसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और ये जो हिम है, ये हिम क्या होता है? इट इज ए आयरन कंपाउंड। ये किससे बना हुआ यौगिक है? लोहे से, आयरन से, लोहे से बना हुआ यौगिक। अब आप सोच रहे होंगे हमारे खून में लोहा है। हाँ जी लोहा है, लेकिन वो मेटल की प्रेजेंट में नहीं है, मेटल की फॉर्म में नहीं है, धातु नहीं है, वो कोई लोहा नहीं है। लोहा निकाल के गेट बना लो, खिड़की बना लो, लोहा है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में है? मिनरल की फॉर्म में, खनिज तत्व की फॉर्म में है। और जब बात करते हैं इस आयरन कंपाउंड की, तो यही आयरन आपने देखा होगा हमारे घरों में लोहा होता है, और लोहे को हल्का फुल्का पानी और ऑक्सीजन दे दो, लोहे पे जंग लग जाता है और लोहा किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। इसी तरीके से ये जो आयरन है, ये जो हमारे खून में आयरन है, इस खून को मिलता है पानी और इसे मिलता है ऑक्सीजन। मैंने बताया था हमारे खून में ऑक्सीजन गैस कैसे आता है। आप सांस ले रहे हो तो आप हवा ले रहे हो, उस हवा में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों से खून में होता हुआ घुल जाता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन इस आयरन के साथ आता है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। तो बच्चा ये आयरन किस कलर का हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। और इसी की वजह से हमारे खून का रंग फिर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ये ग्लोबिन क्या है? ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है बेटा, हमारे खून में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन ब्लड का रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तब आपका आंसर हीमोग्लोबिन होगा। लेकिन अगर मैंने पूछा हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन कंपाउंड है, लोहे से बना हुआ यौगिक है, और वो लोहा किसके साथ? पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो कैसा कलर दे रहा है? लाल कलर दे रहा है। बेटा एक बात बता दूं तुम लोगों को, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है वो लाल नहीं हो सकता, वो नीला होगा। अभी बताएंगे आपको आगे। तो ऑक्सीजन के साथ जब इस आयरन ने रिएक्ट करा तो लाल रंग हो गया। और आयरन की जब बात करती हूं तो आयरन 2-3 स्टेट में होता है। अब पढ़ोगे आगे, Fe+2 होता है, Fe+3 होता है, पढ़ रखा हुआ किसी ने केमिस्ट्री में 12th क्लास में। हमारे खून में जो आयरन होता है वो होता है बच्चों Fe+2 की फॉर्म में। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। अगर आपने मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी है या कभी पढ़ोगे तो मैं आपको वहां बताऊंगी। और Fe+2 होता है, उसे कहा जाता है फेरस। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रही हूं, हमारे खून में जो आयरन है वो फेरस की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में होता है? फेरस के फॉर्म में।
तो हमारे खून में एक लाल कलर का पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज ए प्रोटीन एंड हिम इज ए आयरन कंपाउंड। और ये आयरन, पानी तो आप जानते हैं हमारे शरीर में अप्रोक्स 68 से लेकर 70% आपके बॉडी में पानी पानी है। तो पानी प्लस ऑक्सीजन दोनों जब आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे खून का रंग कैसे निकल के आता है? लाल रंग निकल के आता है। तो हीमोग्लोबिन HB लिखा जाता है, इसे HB। कभी भी आप अपनी रिपोर्ट चेक कराओगे तो उसमें HB का अमाउंट लिखा हुआ आता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम तो हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारे खून में? आना चाहिए ना। तो हीमोग्लोबिन की यूनिट कैसे मेजर करते हैं? ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर आप मेल हो, लड़कों में थोड़ा सा खून ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लड़कों में हेमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होगा। लड़कियों में थोड़ा सा खून कम है तो लड़कियों में थोड़ा सा हेमोग्लोबिन कम होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। जब आप बात करते हो मेल की, अगर आप लड़के हो तो आप में हीमोग्लोबिन की यूनिट आनी चाहिए 14 to 16 यूनिट पर 100 ml ब्लड। अगर आपने 100 ml खून लिया तो उसमें 14 से 16 यूनिट किसकी आनी चाहिए? आप बताओगे हीमोग्लोबिन की। 14 to 16 यूनिट ऑफ HB। इसीलिए आप देखते हैं, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, खून कम है या ज्यादा है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है और फिर एक रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है आप में हीमोग्लोबिन की यूनिट 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। तो अगर एक अडल्ट मेल है तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा है आपके लिए। ज्यादा मतलब ठीक है। और अगर आप एक अडल्ट फीमेल हैं तो आप में हीमोग्लोबिन की यूनिट आनी चाहिए कितनी? 10 से 12 यूनिट ऑफ HB। जहां जहां मैं HB लिखती हूं उसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन। जहां जहां मैं HB लिखती हूं उसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन। तो अगर किसी लड़की में हेमोग्लोबिन की यूनिट आ रही है 8-9 तो डॉक्टर क्या बोलता है? आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, आप में खून की कमी है। लेकिन अगर किसी लड़के में आ रही है 10-12 तो भाई साहब ठीक है। जब एक लड़की 10-12 से सरवाइव कर सकती है तो एक लड़का भी तो कर सकता है। लड़कों में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, हल्का सा हीमोग्लोबिन की यूनिट ज्यादा है, इसीलिए तो लड़के खून डोनेट ज्यादा करते हैं, है ना। आप बोलते हो ना कि आज मैं 1 यूनिट खून डोनेट करके आया हूं। 1 यूनिट का मतलब होता है अप्रोक्स आपने, देखो अलग अलग एक स्टैंडर्ड कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अप्रोक्स अगर बात करते हैं तो 350 से 400 ml इतना खून आपने डोनेट किया होगा अगर आपने 1 यूनिट खून दिया होगा तो, है ना। लड़कों में ज्यादा है तो लड़के कर दो। अगर किसी में 15-16 आ रहा है 1-2 यूनिट खून डोनेट करो ना, वापस बन जाएगा। और खून डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बढ़िया तरीके से खून वापस बनेगा, बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको बीमारियां इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए खून की रिसाइकलिंग होनी चाहिए। इसलिए जब जब जरूरत पड़े किसी को खून डोनेट करके आया करें। लेकिन ऐसा नहीं है तुम में आ रही है 4 यूनिट हीमोग्लोबिन के और तुम चल गए महान बनने के लिए खून डोनेट करने, उन्होंने तुम्हारे निकाल ली 2 यूनिट और तुम वहां चक्कर खा के पड़ रहे हो, थोड़ी देर के बाद तुम्हें 5 यूनिट चढ़ा रहे हैं वो लोग। ऐसा भी नहीं करना। अगर आप में हेमोग्लोबिन का यूनिट आ रहा है कितना 12, 13, 14 तक भी आ रहा है तो दे दो 1-2, कोई दिक्कत नहीं है। जब लड़की 10 से 12 में सर्वाइव कर रही है तो आप बिगड़ जाओगे, है ना। लेकिन ऐसा मत करना कभी 9 आ रही है 8 आ रही है जाके हीरो बनने के चक्कर में तुम लोगों ने दे दी अपनी 2 यूनिट, फिर घर आके तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स खुद फिर तुम्हें खून चढ़वाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। बात समझ में आ गई? तो इतना HB यूनिट होना चाहिए। तो खून को लाल कलर देने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की यूनिट मैंने आपको बता दी है। प्रवीण बेटा वो आप क्या बता रहे हैं आपको मालूम है? आप बता रहे हैं वो चीज ब्लड प्रेशर। मैं ब्लड की क्वांटिटी पढ़ा रही हूं, ब्लड प्रेशर इज ए अनदर थिंग, वो आगे बात करेंगे। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मैम ये खून कहां से आया, अब ऐसा तो है नहीं आप खून किसी का पीते हो कि आज तो मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहां पर बड़ा अच्छा क्वालिटी का खून मिलता है यार,
आज मैं खून पी के आऊंगा। खून खुद बनता है आपके बॉडी के अंदर। जो आप बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हो, जो आप डाइट लेते हो, जो खाना खाते हो, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खून बनाते हैं आपके बॉडी में जाके। तो जब आप बात करते हो ब्लड के फॉर्मेशन की, कि ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, निर्माण कहां होता है, खून कहां बना है, तो बेटा खून कहां बनता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं अभी बात करूंगी कॉकरोच का कैसा खून होता है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर पर्पल होता है बेटा हर्ष गौतम, लेकिन जब उसे आयरन मिल जाता है और आयरन को पानी मिल जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। ब्रजेंद्र जी, आप लेट आए हैं अप्रोक्स 20-25 मिनट, तब मैं आपका गुड इवनिंग स्वीकार नहीं करूंगी। जब खून की बात करते हो, खून से पहले भैया सुन लो, 2 बच्चों के डाउट हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच को, कॉकरोच को देखना, कॉकरोच जिसे हिंदी में तिल चट्टा कहा जाता है, और कॉकरोच को कभी मारना। जब आप कॉकरोच को मारोगे तो कॉकरोच का जो खून है, उसका खून है वो आपको, उसका ब्लड जो है वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, सफेद रंग का दिखेगा। जैसे हमारा खून कैसा निकलता है, लाल, उसका कैसा निकलेगा, सफेद कलर का निकलेगा। अब क्यों होता है कॉकरोच का ब्लड सफेद, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, ये हीमो है, हिम नहीं है। हिम होता है वो आयरन कंपाउंड होता है, और ये जो हीमोलिम्फ पिगमेंट है, ये जहां जहां होता है, ये पिगमेंट, ये वर्णक जहां जहां प्रेजेंट होता है, वहां वहां कैसा कलर देता है ब्लड को, व्हाइट कलर देता है। एक्चुअली बेटा ये जो लिम्फ नाम देखते हो ना, लिम्फ का मतलब ही होता है सफेद रंग, सफेद रंग। तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, सबका खून लाल होता है, क्योंकि हम मैमल्स हैं। बंदर, लंगूर, किसी का खून देखा आपने काला, पीला, नीला? इनका नहीं। कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच के ब्लड में होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट, और ये जो हीमोलिम्फ पिगमेंट है ये कैसा कलर देता है, ये देता है सफेद कलर। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूं ऑक्टोपस, आपने देखा या नहीं देखा ऑक्टोपस? ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो निकलता है बेटा ब्लू कलर का, नीले रंग का खून होता है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का नीले रंग का खून होता है, क्योंकि ऑक्टोपस के ब्लड में क्या होता है, ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। कौन सा? हीमोसाइनिन। और बेटा ये जो हीमोसाइनिन है ना, इस साइनिन में क्या होता है, इस साइनिन में होता है कोबाल्ट मेटल। कोबाल्ट मेटल है लेकिन वो मिनरल की फॉर्म में है, और जहां जहां कोबाल्ट होता है वो कैसा कलर देता है, नीला। जैसे हमारे बॉडी में क्या था, आयरन था, उसने रेड कलर दिया। तो इसके पास क्या है, कोबाल्ट धातु, लेकिन वो खनिज तत्व की फॉर्म में है, तो इसने कैसा कलर दिया, नीला कलर दिया। हीमोग्लोबिन होगा, लाल रंग देगा, हीमोलिम्फ होगा, व्हाइट कलर देगा, हीमोसाइनिन होगा, ब्लू कलर देगा। तो ये तीनों ही एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लोगे इस चीज को। अब आइए यहां पर, मैंने कहा कि ये जो 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर खून आया है, कहां से आया? पिया तो नहीं होगा आपने किसी का। इसका फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। और खून कहां बनता है? तो बेटा ये जो भगवान ने आपको हड्डियां दी है ना, इन हड्डियों के बहुत सारे काम हैं। ऐसे ही नहीं दी आपको 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ऐसे ही हड्डियां नहीं दे दी कि चलो भाई तुम्हें 206 हड्डियां दे देते हैं, तुम मजे करो। इन हड्डियों के अंदर, हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, ये हड्डी अंदर से खोखली होती है, और हड्डियों को ये जो खोखले वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है बोन मैरो। इसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा, क्योंकि हिंदी में हड्डी को अस्थि कहा जाता है। तो बोन मैरो, हड्डियां अंदर से ऐसे खोखली पड़ी हैं ऐसे, और इसी खोखले वाले हिस्से को कहा जाता है बोन मैरो।
अस्थि मज्जा, ये एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह पड़ी है, इसे बोन मैरो कहा जाता है। और इसी बोन मैरो के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सब बनता है। और ये सब किसके कंपोनेंट होते हैं? ये सब होते हैं खून के। आगे के करके मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। तो अगर मैं बात करती हूं हमारे बॉडी में खून कहां बनता है, तो जो हड्डियां हैं, लंबी लंबी हड्डियां, एक्चुअली जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, उनके बीच में खोखला पार्ट पड़ा है, और उसी खोखले पार्ट में क्या बनती हैं? आप बताओगे ब्लड बनता है, खून बनता है। अब आप सोचोगे मैम नाक की हड्डी तो बहुत छोटी है, मैं भी कह रही हूं, कान के अंदर होती है वो तो बहुत ही छोटी होती है। तो बेटा खून जो है वो लंबी लंबी हड्डियों में बनता है, छोटी हड्डियों में नहीं बनता है। ये नाक की इतनी छोटी सी हड्डी है, इसमें क्या बोन मैरो होगा यार? तो अप्रोक्स 206 बोन में से 150 से 180 हड्डियां ऐसी होती हैं जिनमें खाली जगह बड़ी है, तो उसमें ज्यादा खून बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा कि जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, उसके बीच का ये जो खोखला पार्ट है, इसे कहा जाता है बोन मैरो। लेकिन सारी हड्डियों में खून नहीं बनता है। जहां पर ज्यादा स्पेस है, बनने के लिए जगह चाहिए खून, तो वहां पे खून बनता है बेटा। यहीं पे आरबीसी बनेंगी, यहीं पे डब्ल्यूबीसी बनेंगी, आगे आपको बताएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब ब्लड का कंपोनेंट होता है, आगे सब पढ़ाएंगे आपको। ये सब यहां बनते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण, बच्चा मां के वोम्ब में है, मां की यूट्रस में है, गर्भाशय में है। एक बच्चा है, वो तुरंत बनना सा स्टार्ट हुआ है, तो उस बच्चे का हार्ट बन चुका होता है, उसका हृदय बन चुका होता है, लेकिन उस बच्चे में प्रॉपर हड्डियां नहीं बनी हुई होती हैं। उसका हार्ट बन चुका है इस एम्ब्रियो का, जो बच्चा मां के यूट्रस में है, मां के गर्भाशय में है, वोम्ब में है, उसका हार्ट बन गया। अब हार्ट जैसे ही बनता है, उसे ब्लड को पंप करने की आदत होती है, तो हार्ट कहता है भैया मुझे खून चाहिए, तुम कहीं से भी लाओ। लेकिन उस बच्चे में हड्डियां बनी नहीं है प्रॉपर, और हड्डियां नहीं बनी तो उसमें बोन मैरो कहां से बन जाएगा? बनी होंगी, थोड़ी छोटी मोटी बनी होंगी। कितनी सी हड्डियां होती है? बच्चा खुद इतना सा होता है जब जन्म होता है, तो जब एम्ब्रियो तो इतना सा होगा, समझो आप। तो उस समय क्या होता है, जब बच्चा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, उसका हार्ट बन गया, हार्ट को खून चाहिए भैया कहीं से भी लाओ, लेकिन उस बच्चे में बोन मैरो नहीं बनी है, तो उस समय उस एम्ब्रियो के लीवर में, उसके यकृत में खून बनता है। कहां बनता है? लीवर में। लीवर कहता कोई बात नहीं भाई साहब, बोन मैरो नहीं बनी ना, तो मैं बना दूंगा, तो मैं बना दूंगा। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया, बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन ब्लड फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन? जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसके शरीर में खून कहां बनता है? तो आप बताओगे उसके लीवर में बनता है, उसके यकृत में बनता है। फिर धीरे 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 उसकी बोन्स बनेंगी, बोन्स के अंदर बोन मैरो जनरेट होगा, तो इतना खून लीवर बना देता है कि उसका काम चल जाए। बाकी का खून बाद में किसके अंदर बनने लग जाएगा? उसकी बोन मैरो के अंदर बनने लग जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात कि हमारे बॉडी में अभी हाल फिलहाल में खून कहां बन रहा है? बोन मैरो में। आपने सुना होगा कि फलाने इंसान ने फलाने इंसान को अपना बोन मैरो दे दिया, डोनेट कर दिया। अब कुछ बच्चों को लगता है बोन मैरो दे दिया मतलब अपनी हड्डी दे दी। अभी नहीं यार, अगर मैं अपनी ये हड्डी दे दूंगी तो मैं कैसे काम चलाऊंगी अपना? इस हड्डी के अंदर जो खोखला पार्ट पड़ा है, और उस खोखले वाले पार्ट में, उस खोखले वाले पार्ट में क्या होती हैं? जहां आरबीसी बन रही है, डब्ल्यूबीसी बन रही है, प्लेटलेट्स, तो इस सॉल्यूशन को यहां से निकाल के, इस जगह का सॉल्यूशन निकाल के किसी दूसरे इंसान की बोन मैरो में डाल दिया जाता है ताकि उसमें खून की कमी की पूर्ति कर सके। तो उसकी हड्डी नहीं निकाली जाती है। तुम्हें लग रहा होगा हड्डी डाल दी किसी और में, भाई साहब मेरी हड्डी निकाल देंगे तो मेरा हाथ कैसे काम करेगा?
तो इस हड्डी के अंदर जहां खून बन रहा है, बोन मैरो भी नहीं दिया जाता है। उस बोन मैरो के अंदर वो सॉल्यूशन जहां पे आरबीसी वगैरह बन रही हैं, उसे निकाला, उसे जिसमें नहीं उसमें डाल दिया। तो याद रखिएगा, इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो इस बोन मैरो के अंदर जहां पर आरबीसी, खून क्या है? खून कुछ नहीं है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा है। तो अगर मैं यहां से किसी इंसान में उठा के ये चीज डाल दूंगी किसी और के इंसान में, तो उसका भला नहीं हो जाएगा क्या? उसकी जान नहीं बच जाएगी क्या? तो इसे कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अक्सर बच्चों को लगता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि ओ हड्डी दे दी किसी ने अपनी। यहां पर जो सेल्स बन रही हैं, जो प्लाज्मा बन रहा है, उसे डाल दिया, कोई बात नहीं। क्लियर है पॉइंट? हमारे बॉडी में कहां बनता है? बोन मैरो में। और जबकि एक न्यू, मतलब एक बच्चा जो एम्ब्रियो है, जो मां के वोम्ब में है, उसमें कहां बन रहा है? उसके लीवर में, उसके यकृत में बन रहा है। बात समझ में आ गई? आगे मैं बताऊंगी आपको। बोन मैरो भी दो टाइप की होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, लेकिन सही समय आने पर, फिलहाल नहीं। चले आगे। चलो, आपको खून के कलर, खून का कलर कैसा है? रेड कलर आपको मालूम चल गया बात। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूं, इसको कान खोल के सुनिएगा। कान खोलो ना खोलो, आपके जो ब्रेन के पट है ना, दरवाजे, उन्हें खोल लेना। जो ब्लड है हमारे बॉडी में, वो दो टाइप का है। हमारे शरीर में जो खून है वो दो टाइप का है। अब आप कहोगे मैम खून तो एक जैसा ही होता है, खून के कौन से कलर हैं? अगर आप अपने शरीर से बाहर खून निकालोगे, मेरा, आपका, आपके भाई का, आपके बहन का, किसी का भी, तो हमारे खून में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसा आपका दिखेगा वैसा ही मेरा दिखेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका खून सेम है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो खून है वो दो टाइप का है बेटा। कौन कौन सा? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक को कहा जाता है प्योर ब्लड। प्योर का मतलब होता है जो प्योर है, शुद्ध रुधिर। प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर या शुद्ध खून लिख लो। दूसरा आता है बच्चों इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, और हिंदी में कहा जाता है अशुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर। अब मैम इम्प्योर है, इसका मतलब तो वो खराब हो गया। हम बोलते जनरली चीज इम्प्योर होगी, इसे फेंक दो। ना 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 ना, ऐसा तो आपके बॉडी में जो जितना सारा खून होता है ना, वो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय तो इम्प्योर होता है। तो अगर सारा ही फेंक दोगे तो कैसे काम चलेगा? सुनिएगा आप कान खोल के। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, मैंने इंक्रीज का सिंबल लगा दिया, समझ जाइएगा। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है, उस खून को प्योर ब्लड, या उसी को एक और नाम दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस खून के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, अब आप बोलोगे मैम सिर्फ ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं भैया, थोड़ी बहुत कोई और भी गैस आ सकती है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा, उसे कहा जाता है ऑक्सीजन गैस युक्त रुधिर, ऑक्सीजन गैस युक्त खून। तो उस खून को कहा जाता है प्योर। मैम ऑक्सीजन को प्योर मतलब? भाई साहब, हम लोग कौन सी गैस पर जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन गैस पे। तो मैं जिस चीज पर जिंदा रहूंगी उसे मैं प्योर कहूंगी भाई साहब। और जब मैं बात करती हूं इम्प्योर की, ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उस खून को इम्प्योर कहा जाता है। या उसका दूसरा नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून, ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और भी कुछ हो सकती है गैस, लेकिन हल्की फुल्की, उसे बोलते हैं CO2 युक्त रुधिर। तो मैंने क्या कहा? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, दैट इज प्योर। जिसमें ऑक्सीजन कम, उसे इम्प्योर। तो क्या मैम ये खून खराब हो गया? अरे नहीं उल्लुओं, ये खून जाता है हमारे फेफड़ों के पास, और फेफड़ों का काम ही क्या होता है? आपको भगवान ने 2 फेफड़े दिए हैं ना, इन फेफड़ों का काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। अब मैं आपको आज एक फैक्ट बताने वाली हूं जो जनरली बच्चों को बहुत डाउटफुल रहता है। आज बता रही हूं, इसके बाद कभी मत पूछना जीवन में। आपके बॉडी में 2 प्रोसेस होती हैं। एक तो होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड को शुद्ध करना। एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, खून को छानना।
खून को छानना और खून का शुद्धिकरण करना। आप सुनिए जरा ध्यान से। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से आउट करना, बाहर करना, और उस खून के अंदर ऑक्सीजन इन करना, ऑक्सीजन घोलना, CO2 बाहर करना, उसे कहा जाता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, रुधिर का शुद्धिकरण। जो कौन करते हैं? आपके फेफड़े करते हैं। फेफड़ों का काम क्या होता है? अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि फेफड़े किस प्रोसेस पे काम करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन पर। वो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। सामने वाला पूछेगा प्योरीफिकेशन का मतलब, तो आप कहोगे हमारे खून में CO2 गैस होती है, मतलब इम्प्योर ब्लड होता है। उस इम्प्योर में से CO2 को बाहर करना और बदले में ऑक्सीजन इन करना। किसका काम है? हमारे फेफड़ों का। अब आप बोलोगे मैम ब्लड फिल्ट्रेशन क्या है? खून को छानना। खून में बहुत कुछ होता है, कुछ जरूरी है हमारे लिए, कुछ नहीं जरूरी है। खून के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती है तो कुछ खराब भी होती हैं। जैसे हमारे खून में यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड, ये सब खराब होते हैं हमारे बॉडी के लिए। और खून में ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, खून में विटामिन हो गए, ये अच्छी चीजें होती हैं बेटा। तो ऐसा सारा खून सारे बॉडी ऑर्गन से जाता है हमारे गुर्दों के पास, किडनियों के पास, और गुर्दे क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब है खून को छानना और छानकर जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं उस खून के अंदर, जो जहरीली चीजें हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उन्हें यूरिन की फॉर्म में, मूत्र, पेशाब की फॉर्म में छानकर बाहर करवाना ब्लड फिल्ट्रेशन कहलाता है। समझ गए? अब मैं एक बार फिर बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन फेफड़े करते हैं, जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन किसके सेंस में? गैसों के सेंस में। CO2 बाहर करना, ऑक्सीजन इन करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, वो आपके फेफड़े करते हैं दोनों। जबकि ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी, गुर्दे। गुर्दों के अंदर ऐसा खून जाता है जिसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नमक, सब, यूरिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब घुला हुआ होता है। तो जिसकी जरूरत है आपके बॉडी के लिए, उसे किडनी छान के अलग कर देगा। जिसकी जरूरत नहीं है उसे यूरिन, मूत्र, पेशाब की फॉर्म में बाहर डाल देगा। इसीलिए तो डॉक्टर आपके यूरिन का सैंपल लेता है जब आपको बीमारियां होती हैं। यूरिन का सैंपल सब कुछ बता देता है। क्यों लेता है आपके यूरिन का सैंपल? क्योंकि यूरिन में अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, यूरिन में सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम है, सब कुछ थोड़ा बहुत यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। और उससे लैब में जाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता लग जाता है आपके खून के, अगर आपके यूरिन के अंदर ये ज्यादा आ रहा है, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हुआ, आपको शुगर है। यूरिन के अंदर अगर यूरिक एसिड ज्यादा हुआ, आपके घुटने वुटने में दिक्कत है। इसलिए तो आपके यूरिन का सैंपल लेता है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि ब्लड इम्प्योर का मतलब कुछ नहीं है, खराब नहीं हुआ है वो, है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। और ये इम्प्योर ब्लड जाएगा फेफड़ों के पास, तो फेफड़ा इसमें से CO2 को बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को इन कर देगा, और आपका वो खून वापस प्योर बन जाएगा। बना कि नहीं बना? बताओ, प्योर बन गया ना। अब सुनिए जरा बात मेरे ध्यान से। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वो लाल कलर का होता है, क्योंकि बता दिया मैंने, ऑक्सीजन है और इस खून में हीमोग्लोबिन में हिम है, आयरन है, तो कैसा कलर देगा? लाल कलर देगा। लेकिन ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है वो खून ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। और अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, काले रंग का खून हो जाएगा। ये लो बेटा। अब आप कहोगे मैम खून नीला होता है क्या? खाई का मजाक कर रही हो आप। आपने देखा है किसी इंसान की डेड बॉडी, खुदा ना खास्ता कभी आपको देखनी पड़े, जब इंसान मर जाता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है, उसके होंठ, उसके नाखून, उसकी स्किन नीली पड़ जाती है, क्योंकि इंसान मरा कब? जब उसके बॉडी में किसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ? ऑक्सीजन। उसके खून में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए मर गया।
और जैसे ही मरता है तो उसके खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्योंकि फेफड़ा काम नहीं कर रहा उसका। तो उस इंसान की डेड बॉडी किस कलर की पड़ेगी? नीले रंग की पड़ेगी। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में खून दो टाइप का है, लेकिन जब शरीर से बाहर निकालोगे तो एक ही कलर है, किसी का भी उठा लो, मेरा, आपका, सबका। तो ये खून दो टाइप का है, प्योर, इम्प्योर। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि खराब हो गया उसे बाहर फेंको, अरे नहीं भैया। इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि खून को निकालो और उसे बाहर फेंको। इम्प्योर का मतलब है वो फेफड़े के पास जाएगा और फेफड़े का दिन रात यही काम होता है, CO2 बाहर करना। अच्छा उपेंद्र पाल, आप हॉस्पिटल एम्प्लॉय हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा आईसीयू में ड्यूटी रखती है आपकी, अरे वाह, किस हॉस्पिटल में, कहां पे बेटा? तो खून दो टाइप का, प्योर, इम्प्योर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। कभी आपने ब्लड डोनेट किया? जब ब्लड डोनेट करते हैं तो बेटा देखा होगा किसी ना किसी इंसान को चक्कर आ जाता है। एक्चुअली जब किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसका खून निकाला जाता है वेन्स से, और वेन्स का मतलब होता है सिराएं। एक ड्रिप लगाएंगे वेन्स और उसमें से आपका खून निकाल लेंगे। वेन्स में रहता है CO2 वाला ब्लड। अब आप बोलोगे तो मैम हमने किसी को इम्प्योर ब्लड दिया है, तो क्या हो गया? जिसको चढ़ेगा उसके बॉडी में क्या है? फेफड़ा है ना। बिना फेफड़ों वाले इंसान को थोड़ी चढ़ाओगे CO2। बिना फेफड़े का मतलब मर गया इंसान, मरे हुए इंसान को खून थोड़ी चढ़ाओगे। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, आप कहीं ऐसी जगह, अननोन जगह ब्लड डोनेट करके आ जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता ये वेन है या आर्टरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, नए नए ऐसे कंपाउंडर्स, ऐसी नर्स होती हैं जो अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं समझती हैं, बस उन्हें सिर्फ इंजेक्शन लगाना आता है और दवाइयों के नाम पर एक पैरासीटामोल का नाम पता होता है। तो क्या होता है कि वो आर्टरी, धमनी के अंदर एक लंबा सा इंजेक्शन घुसाएंगी और आपको बोलेंगी 1 यूनिट खून लिया और 3 यूनिट खून निकाल लेंगे आपका। और आर्टरीज में जो खून होता है बेटा, वो होता है ऑक्सीजन वाला। और अब आप सोचिए, एकदम से आपके बॉडी से इतना सारा खून निकल गया आर्टरी से, धमनियों से, तो इतना सारा ऑक्सीजन गया और बिना ऑक्सीजन की वजह से आपको चक्कर आने लग जाते हैं, एकदम वीकनेस होगी और आप बेहोश हो जाओगे। इसीलिए अक्सर जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करने जाता है तो वो बेहोश भी हो जाता है। आर्टरी से भी ले सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा कितना है सामने वाले बंदे में, है ना। लेकिन जनरली वेन से लेना ज्यादा सेफ रहता है, ब्लड डोनेट करते हैं तब उस समय। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम आर्टरी वेन सब करवाएंगे आपको, ये तो फिर मैंने इन जनरल आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे कभी, क्योंकि साइंस क्या है आपको डेली लाइफ में भी काम आती है। कभी ना कभी ब्लड, क्या पता किस दिन आपको खून की जरूरत पड़ जाए, क्या पता आप किसी को किस दिन खून दे दो। जिंदगी का भरोसा है क्या? जब तक है बस चल रही है। तो वही बात है, तो ये बातें मालूम भी होना चाहिए डेली लाइफ में आपको। अब बात करते हैं ब्लड के अंदर क्या है। अगर मैं बात करूं आपके खून में क्या है, ये तो बात होगी खून किस कलर का होता है, खून कहां बनता है, खून का pH वैल्यू क्या होता है, ये सब तो आपको मालूम चल गई बातें। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, कि ब्लड के अंदर क्या है, तो ब्लड के अंदर क्या है मैं आपको एक इमेज दिखाती हूं। खून के अंदर क्या है, तो खून के अंदर ये सारी चीजें हैं। ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगी, आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें दिखेंगी। अरे खुले यार, क्यों परेशान कर। ये देखो खून के अंदर ये ब्लड कंपोनेंट्स हैं। देखो क्या क्या खून के अंदर होता है। ये ब्लड वेसल, मैंने कहा ना खून कहाँ रहता है, अपनी रक्त वाहिकाओं में। तो अगर ये नली फटी तो खून निकलेगा। खून निकलेगा तो क्या क्या, एक ये बना हुआ है आरबीसी सा, एक ये बना हुआ बिच्छू जैसा प्लेटलेट्स, एक ये बना हुआ WBC, एक ये बना हुआ पीला पीला रंग प्लाज्मा। दे ऑल आर ब्लड कंपोनेंट्स। ये हमारे खून के अंदर घटक पाए जाते हैं। ये सब क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स हैं। और ब्लड में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा ब्लड में कौन कौन से। ब्लड में 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है ब्लड की सेल्स, ब्लड सेल्स, या इन्हें बोलते हैं ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं, या इन्हें बोलते हैं कोशिकाएं। वो कोशिकाएं जो किसके अंदर हैं, ब्लड के अंदर हैं, खून के अंदर हैं।
और ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं बच्चों 3 टाइप की। पहले सुन लीजिए कौन कौन सी। आरबीसी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, हिंदी में होती है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कैप्सल्स या रेड ब्लड सेल। दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रुधिर कोशिकाएं। और तीसरी आती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या आती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है रुधिर बिंबाणु कोशिका। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये होती है ब्लड की सेल्स। ये देखो ना, ये दिखा रखा आरबीसी लाल रंग वाली, ये बिच्छू जैसी दिख रही है कुछ, ये प्लेटलेट केकड़े जैसी दिख रही है मान लो। ये आपकी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या है? ये ब्लड की सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर, कहा तो था ब्लड इज ए टिश्यू, और टिश्यू किससे बनता है? बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स, इनका ग्रुप बन गया तो ब्लड इज ए टिश्यू। तो ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसे कहा जाता है ब्लड कैप्सल्स या ब्लड सेल्स। दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट या ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट। ब्लड के अंदर लिक्विडिटी जो होती है, आप देखिए ना, आपका ब्लड लिक्विड होता है। अगर हमारा ब्लड लिक्विड ना होकर सॉलिड होता तो कभी हमें ब्लीडिंग होती ही नहीं। खून ब्लीडिंग क्यों होती है? खून बाहर क्यों निकलता? क्योंकि ब्लड इज ए लिक्विड। तो ब्लड का जो लिक्विड है, जो ब्लड का मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, जिसकी वजह से आपके खून में लिक्विडिटी है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। उसे प्लाज्मा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब मैम, खून में मेजर 4 चीजें। यस, क्या क्या? खून में है प्लाज्मा जो लिक्विड है, और उसी खून के अंदर 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये 4 चीजें जब मिलती हैं तो आपका खून बनता है। अप्रोक्स 55% में इसका लिक्विड पार्ट है, कहने का मतलब प्लाज्मा अकेला 55% में है, और जो सेल्स हैं वो हमारे ब्लड में 45% में होती हैं। प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स 45% में होती हैं। और जब ब्लड सेल्स की बात करते हो, सबसे ज्यादा आरबीसी होती हैं, और आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। आरबीसी हमारे ब्लड की मुख्य कोशिका है, क्योंकि आरबीसी भी लाल है और खून भी लाल है। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, बाकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के पास नहीं होता हीमोग्लोबिन। आप इस इमेज से आइडिया लगा लो ना, ये लाल कलर की दिख रही है, बाकी आपको ये दिख रही है क्या लाल कलर की? बाकी, और ये जो पीलापन है ना, पीलापन, ये प्लाज्मा है। तो हमारे ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो बच्चा इतने हैं। आप मुझे ना 1 मिनट का समय देना, मैं 1 मिनट में लौट के आ रही हूं ना, थोड़ा सा रुकिएगा। चलो जरा ध्यान से सुनिए। मैंने क्या लाइफ कितनी होती है सब बताएंगे। कि ब्लड के अंदर मेजरली 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना होगा। अब हमें एक एक करके पढ़ना होगा। 1 नंबर पे प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर आरबीसी पढ़ेंगे डिटेल में, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। और जब ये चारों पढ़ लोगे तब आप ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लोगे। तो 1 नंबर पे जरा डाल के लिखिएगा आरबीसी, 1 नंबर पहले प्लाज्मा,
नंबर 1 पे लिखिए ब्लड कंपोनेंट्स में प्लाज्मा। प्लाज्मा हिंदी में सेम नाम होगा बेटा, प्लाज्मा ही होगा। हिंदी में क्या होगा? प्लाज्मा। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमने कभी प्लाज्मा देखा ही नहीं, कैसा होता है? देखा आपने कभी कभी? निरूपा कुमारी मैम पैरामेडिकल एंट्रेंस के लिए कौन सा बुक लेना पड़ेगा? बेटा एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। कभी कभी आपको चोट लगती है हाथ पांव पे, ऐसे दीवार वगैरह से रगड़क लग जाती है या आप सड़क पे गिर जाते हैं तो खून नहीं आता, एक लाइट येलोइश कलर का लिक्विड सा निकलता है, दैट इज प्लाज्मा। देखा है कभी आपने? वो प्लाज्मा है। जब आप बात करते हो प्लाज्मा की तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है। पहली बात तो ये हो गई, प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, इसका मतलब ये तरल पदार्थ है और इसी की वजह से आपके ब्लड में क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। इसी की वजह से आपके ब्लड में लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमारे ब्लड को लिक्विडिटी देने वाला कंपोनेंट कौन सा है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा कितने परसेंट में होता है? अप्रोक्स 55% में होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा है? ये होता है पेल येलो कलर या लाइट येलो कलर का, हल्का पीला रंग। अब गाढ़ा पीला रंग नहीं है कि सरसों के फूल जैसा, नहीं, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग। और अब मैंने आपको एक चीज बताई है, जब जब साइंस में आप क्या पढ़ोगे? कलर, तो कलर के लिए कौन से पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये जो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग आया, ये कहां से आया? तो किसी पिगमेंट ने दिया होगा। उस पिगमेंट का नाम क्या है? तो उस पिगमेंट का नाम होता है बिलीरूबिन पिगमेंट। कौन सा? बिलीरूबिन पिगमेंट। और ये बिलीरूबिन होता है येलो कलर का और इसे बनाता कौन है? लीवर, यकृत। बच्चों लीवर के काम नोट करते जाना, बहुत काम करता है लीवर। इसलिए कहती हूं नहीं अल्कोहल पीनी चाहिए, क्योंकि आपका जब लीवर खराब हो जाता है अल्कोहल पीने से, आपको लीवर सिरोसिस हो जाता है, खत्म है जिंदगी। जीने को जियोगे लेकिन उस जिंदगी में कोई मजा नहीं है जो बिना लीवर के है। तो जब मैं बात करती हूं हमारा प्लाज्मा का रंग कैसा है? पेल येलो कलर, हल्के पीले रंग का है। और वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से है? बिलीरूबिन पिगमेंट। और इस बिलीरूबिन को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर बना के कहां डाल देगा? हमारे खून के अंदर। और खून में क्या बैठा है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा को कैसा रंग मिलेगा? पेल येलो कलर, हल्का पीला रंग। अब क्या होता है कि कभी कभी आपका लीवर खराब हो जाता है और आपका ये लीवर इतना ज्यादा बिलीरूबिन बना देता है, इतना ज्यादा बिलीरूबिन बना देता है, और ये बिलीरूबिन जैसे ही एक्सेस अमाउंट में होगा, तो भाई साहब जब बिलीरूबिन एक्सेस अमाउंट में होगा तो कैसा कलर ज्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में? येलो। खून में पीलापन ज्यादा हो जाएगा, यही खून आंखों में आएगा, आंखें जम जाएंगी, आंखों के अंदर जम जाएगा पीलापन। ये नाखून के इस हिस्से में नाखून पीले हो जाएंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, स्किन पीली सी पड़ने लग जाएगी। इस बीमारी को कहा जाता है जॉइंडिस, जिसे आम भाषा में आप पीलिया रोग कहते हैं। तो जब मैं बात करती हूं कि बिलीरूबिन जो लीवर बनाता है, और जब लीवर ने इस बिलीरूबिन को ज्यादा बना दिया, कब बनाता है? एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी, कभी सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस बी डिजीज। एक वायरस का इन्फेक्शन होता है एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिससे हमारे बॉडी में ये वायरस आता है लीवर में और लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर की सेल्स खराब हो जाती हैं, जिससे लीवर बहुत ज्यादा बिलीरूबिन बनाता है। और जितना ज्यादा बिलीरूबिन बनेगा, हमारे खून में बिलीरूबिन ज्यादा आएगा और खून में घुलकर यही बिलीरूबिन हमारी आंख में, हमारे नाखूनों में जाकर जम जाएगा और आंखें पीली सी दिखेंगी, नाखून पीले दिखेंगे, स्किन पीली दिखेंगी। तो आम भाषा में आप इसे जॉइंडिस, पीलिया रोग कह देते हैं। हेपेटाइटिस बी का ही दूसरा नाम जॉइंडिस है, रिपोर्ट में जॉइंडिस नहीं, हेपेटाइटिस बी आएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग। कौन देता है उसे? बिलीरूबिन। किसने बनाया? लीवर ने, यकृत ने, जिगर ने। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी? जॉइंडिस। या फिर जॉइंडिस किस केस में बिलीरूबिन ज्यादा निकलता है? जब आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है। तो अगर नॉर्मल है तो आपके प्लाज्मा को पीला रंग दे रहा है। ये देखो ना, आपका खून में प्लाज्मा पीला रंग का दिख रहा है। ये प्लाज्मा बहुत जरूरी है। आप सोचोगे मैम ये प्लाज्मा बीमारियां कर रहा है तो फिर इसे क्यों रखना है?
ओहो, सुना होगा आपने, अभी जब कोविड बहुत ज्यादा चल रहा था, हर किसी को प्लाज्मा चाहिए था। हर कोई फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहा था, नीड ए प्लाज्मा डोनर, नीड ए बी पॉजिटिव प्लाज्मा डोनर, नीड ए बी पॉजिटिव प्लाज्मा डोनर। क्यों? इसका रीजन समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीबॉडीज कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बनाया गया था दिल्ली में, इसीलिए। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे प्लाज्मा बैंक। सिद्धार्थ रॉय बेटा आप कहाँ थे? क्लास तो खत्म होने वाली है, आप क्लास खत्म होने पे आए हैं। जब मैं बात करती हूं कि हमारी प्लाज्मा के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है? प्लाज्मा